स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक ऐसा ब्रांड है जो इनोवेशन तो बहुत करता है, लेकिन जब तक वो इनोवेशन आम आदमी के हाथ में आती है स्मार्टफोन के जरिए, तब तक बहुत समय गुजर जाता है। और इस ब्रांड का नाम है ओप्पो। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और मैं हूं संदीप और हमारी रिपोर्ट कार्ड सीरीज जारी है। और आज आपको देने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड 2020 ओप्पो का। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ओप्पो का रिपोर्ट कार्ड नंबर के खेलों के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं हमारे स्पॉन्सर मीडियाटेक की तरफ से। स्मार्टफोन गेमिंग मार्केट लगातार बढ़ रहा है और मीडियाटेक के जी सीरीज चिपसेट देते हैं पावरफुल परफॉर्मेंस एंड गेम प्ले फीचर्स दैट लेट डिवाइसेस मेकर्स इनोवेट एंड केटर टू कंज्यूमर गेमिंग डिमांड्स। जी सीरीज चिपसेट में है मीडियाटेक हाइपर इंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी, जो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस, सुपर्ब इमेज क्वालिटी, स्मूथ गेम प्ले और साथ साथ अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी मिलती है गेमिंग के दीवानों के लिए। अ न्यू वेव ऑफ हार्डवेयर जो बिग आर्म कोर्टेक्स A75 कोर सपोर्ट करती है, स्पीड ऑफ 2 GHz एंड न्यू आर्म G52 क्लास CPU परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल ले जाती है फॉर एविड मोबाइल गेमर्स। मीडियाटेक का कोर पायलट रिसोर्स कंट्रोल मेंटेन्स अ रिलायबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो देता है एक्स्ट्रा गेम ड्यूरेशन। द परफॉर्मेंस इज बूस्टेड अप बाय अप टू 25% दूसरे सॉल्यूशंस के मुकाबले जो अभी भी पुराने कोर यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर नंबर्स की बात करें तो 2020 में ओप्पो ने कुल मिला के 19 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। और अगर वेरिएंट्स की बात कर ले, उन्होंने 13 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे। अगर उसकी तुलना 2019 से कर ले तो 2019 में 23 ओवरऑल स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे और 15 उन लोगों ने वेरिएंट्स लॉन्च किए थे। और अगर रियर कैमरा की बात कर लें तो इस साल में उन लोगों ने जो रियर कैमरा था उसमें 48 मेगापिक्सल वाले सेंसर के साथ 5 डिवाइसेस लॉन्च किए थे और साथ ही साथ 64 मेगापिक्सल बेस्ड उन लोग ने 2 डिवाइस लॉन्च किए थे। लेकिन वहीं अगर बात कर लें 2019 की, तो उन लोग ने पूरा का पूरा फोकस रखा था 48 मेगापिक्सल के सेंसर पे, जहां पर उन्होंने 12 डिवाइसेस यानी कि ऑलमोस्ट 52% डिवाइसेस जो पिछले साल लॉन्च की थी उसमें आपको मिल रहा था 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और वहां पर 64 यानी कि 64 मेगापिक्सल कैमरा की कोई बात नहीं हो रही थी। और अगर वहीं फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो फ्रंट कैमरा में इस साल में उन लोगों ने 32 मेगापिक्सल वाले 3 फोन लॉन्च किए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 44 मेगापिक्सल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया और इस पे बेस्ड उन लोग ने 2 फोन लॉन्च किए थे। यानी कि फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा इनोवेशन करने की ट्राई की गई। और साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल बेस्ड 4 कैमरा लाए थे, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा था और जो बाकी सब थे वो 16 मेगापिक्सल से कम के थे। और वहीं अगर बात कर लें 2019 की क्या कहानी थी, 2019 में उन्हें ज्यादातर फोन आपको दिए थे जिसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा था, यानी कि ऑलमोस्ट 70% डिवाइसेस। और एक और एक्सपेरिमेंट किया था 20 और 25 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ, वहां पर उन लोगों ने लॉन्च किए थे 2 डिवाइसेस। तो ओवरऑल इस साल फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने जारी रखा। वहीं अगर हम रैम की बात कर ले, रैम में देखेंगे तो रैम के अगर हम 4GB के मॉडल्स देख ले तो लास्ट ईयर उन लोगों ने 60 डिवाइसेस किए थे 2019 में, और वहीं 2020 में उन लोगों ने 5 डिवाइसेस लॉन्च किए जिसमें आपको 4GB का रैम मिल रहा था। 6GB की बात कर ले तो 6GB में वही कहानी थी, पिछले साल भी 7 जैसे 4 में था, 6GB में भी उन लोगों ने लॉन्च किए 7 डिवाइसेस। लेकिन इस साल उन लोगों ने लॉन्च किए खाली 3 डिवाइसेस। और वहीं अगर आप 8GB की बात कर लें, जो इस साल काफी बहुत सारे लोगों ने 8GB पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो 8GB में पिछले साल 2019 में उन लोगों ने 6 डिवाइसेस लॉन्च किए थे और इस साल पे लॉन्च किए हैं 5 डिवाइसेस। 12 मेगापिक्सल में उन लोगों ने पिछले साल कोई भी डिवाइस लॉन्च नहीं किया था, लेकिन इस साल उन लोगों ने 12 मेगापिक्सल बेस्ड 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो ऐसा लगता है ओप्पो का मानना है बड़ा है तो बेहतर है, क्योंकि पिछले साल की तरह यानी कि 2019 की तरह 2020 में भी जितने उनने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए सब में आपको 6 से 6.8 इंच तक का डिस्प्ले मिल रहा था, यानी कि 100% ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया। 6 इंच से नीचे कोई डिवाइस नहीं लाया स्क्रीन साइज में। और अगर अब बात करें बैटरी की, बैटरी में काफी ज्यादा इनोवेशंस दिखाई हैं ओप्पो ने, खासकर चार्जिंग के संदर्भ में। लेकिन अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें 4 से 5000 मिली एम्पियर के बीच में इस साल उन लोगों ने 100% डिवाइसेस लॉन्च किए, यानी कि 5000 का आंकड़ा को क्रॉस नहीं किया। और यही कहानी थी आपकी 2019 में, जहां पर उन्होंने जितने डिवाइसेस लॉन्च किए थे, यानी कि 23 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, सबके सब में 4 से 5000 के बीच की बैटरी थी। और अब अगर बात कर लें प्राइस सेगमेंट की, किस प्राइस सेगमेंट में कितनी डिवाइसेस लॉन्च किए, अगर 10,000 रुपए से कम के सेगमेंट की बात कर लें
तो इस साल उन लोगों ने 2 डिवाइसेस लॉन्च किए थे और पिछले साल उन लोगों ने 3 डिवाइस लॉन्च किए थे। 10 से 15 का सेगमेंट, उसमें पिछले साल 4 डिवाइसेस लॉन्च किए थे और इस साल उन लोगों ने 6 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 32% डिवाइसेस जो थी वो 10 से 15 थी और 15 से 20 का भी यही कहानी रिपीट हो रही थी। इसमें भी उन लोगों ने 6 डिवाइसेस इस साल पे लॉन्च किए, यानी कि 32% मार्केट शेयर। लेकिन पिछले साल पे 15 से 20 में उन्होंने काफी एनर्जी डाली थी और 8 डिवाइसेस लॉन्च किए थे। अगर 20 से 30 सेगमेंट की बात कर लें तो 2019 में उन लोगों ने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए थे और इस साल उन लोगों ने खाली 1 डिवाइस लॉन्च किया है इस प्राइस सेगमेंट में। और 30K एंड अबव में पिछले साल जहां उन लोगों ने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, इस साल ओप्पो ने खाली 3 डिवाइसेस लॉन्च किए। सो फ्रेंड्स, नंबरों का खेल आपने देख लिया ओप्पो का। अब बारी आ गई है हिट्स एंड मिसेस के बारे में बात करने के लिए और इसमें मेरा साथ देंगे निमिष दुबे और साथ ही साथ दीपक डींगरा, जो कि है एडिटर इन चीफ 91 मोबाइल्स के। सो निमिष, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं कि आपको 2020 में ओप्पो के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या लगे? संदीप, 2020 में अगर देखा जाए तो ओप्पो का अप्रोच 2019 से काफी अलग था। 2019 में अगर आपको याद होगा तो काफी लॉन्च कर रहे थे और काफी क्रॉस सेगमेंट जा रहे थे। अगर आपको याद होगा, रेनो रेंज आई थी उस समय, रेनो 1 प्रीमियम था, रेनो 2 उतना प्रीमियम नहीं था, थोड़ा सा पीछे था। तो एक तरह से जैसे 10,000 से 40,000 के बीच में कई लॉन्चेस ओप्पो के हुए थे पिछले साल। इस साल 2020 में थोड़े कम हुए हैं रिलेटिवली। अब इसे आप पैंडेमिक कोविड पे ब्लेम करना चाहते हैं, किसी और चीज से ब्लेम करना चाहते हैं, ये बात तो अलग है। लेकिन इस साल ओप्पो मुझको अगर मैं सिमिली दूं तो थोड़ा सा सोनी एरिक्सन की याद दिला रहा है। जैसे वो दिखा रहा है कि हमारे पास एक दो बड़े बड़े अच्छे अच्छे फोन हैं और बहुत ज्यादा पुश भी नहीं कर रहा है उनको, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पुश भी नहीं कर रहा है। किस कारण नहीं पुश कर रहा है तो वो जाने। लेकिन जैसे फाइन रेंज थी, रेनो 4 था, ये काफी पावरफुल डिवाइसेस थे। और साल के अंत के आते आते देखा जाए तो चीजें काफी पलट रही थी। वो लोग कंसेप्ट फोन सबको दिखा रहे थे और भाई कलर OS 11 भी दिखा दिया हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। सो दीपक, आपको क्या लगा कि इस साल ओप्पो ने किस चीज में धमाल मचाया? थैंक्स संदीप, थैंक्स फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस। अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। ओप्पो की बात करें तो मुझे लगता है जो साल था 2020 वो ओप्पो के लिए इतना कुछ स्ट्रांग नहीं रहा। जैसे निमेश बोल रहे थे, लास्ट ईयर ओप्पो ने काफी कुछ ट्राई किया था, बट इस साल मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ओप्पो ने बहुत ज्यादा कुछ धमाल नहीं मचाया है मार्केट में। कुछ इनोवेशंस हाल ही में कुछ अनाउंस किए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स उनके इनो डे में, कुछ रोलेबल डिस्प्ले एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेशन हमने पहले भी देखा है कि ओप्पो काफी स्ट्रांग रहा है इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अनाउंस करने के। मैं और आप उस दिन बात भी कर रहे थे दैट इनोवेशन बहुत अच्छी दिखती है जब वो अनाउंस करते हैं, लेकिन उसको कमर्शियल अवेलेबिलिटी तक लाते लाते, मार्केट तक लाते लाते, किसी एक्चुअल फोन में लाते हुए उनको टाइम बहुत लग जाता है। तो देखते हैं कि कब वो इनोवेशन जो अभी हाल ही में दिखाई वो कब सामने आती हैं। लेकिन एक्चुअल डिवाइसेस की बात करें तो इस साल मुझे लगता है ओप्पो के लिए थोड़ा सा वीक रहा। बहुत ज्यादा कुछ लाइनअप में स्टैंड आउट ऐसे कोई डिवाइसेस नहीं है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा सा मैं कहूंगा कमजोर ही रहा 2020 ओप्पो के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर मुझे याद है डिवाइसेस जैसे निमेश बात कर रहे थे, 10x जूम की बात करें, रेनो 10x जूम जो शार्क फिन वाला फोन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस, ब्यूटीफुल लुकिंग फोन। शार्क फिन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग इनोवेशन थी, बट उस तरह का कुछ धमाल मचाने वाला फोन इस साल ओप्पो की तरफ से मार्केट में नहीं दिखा। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल। तो मैं आप दोनों की बात से इसमें सहमत हूं, क्योंकि अगर ओप्पो का इस साल का सफर देखा जाए, ये कोशिश तो उनने बहुत सारी की, लेकिन कहीं पर भी एक फोकस अप्रोच नहीं लग रही थी। किसी फोकस में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ट्राई करना चाहते हैं, या फिर जैसे दीपक ने बताया पिछले साल का शार्क फिन वाला फोन बहुत ज्यादा चर्चित फोन था, लोगों को काफी अच्छा डिजाइन लगा। और उस समय जब जहां पर लोग पॉपअप की बात कर रहे थे, उन्हें शार्क फिन लेकर आए, थोड़ा सा डिजाइन की मोनोटोनी को ब्रेक किया, लेकिन फिर देखा जाए तो पूरा साल उनके लिए थोड़ा सुस्त रहा। पॉजिटिव पॉइंट के अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो मुझे लगेगा कि कोशिश उनने हर एक सेगमेंट में की,
रेनो में भी काफी कोशिश की कि अच्छे से हम कुछ वैल्यू ऐड करके कंज्यूमर्स को दें, लेकिन ये जो उनकी जो प्लस पॉइंट है ना, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते, तो क्योंकि साथ ही साथ एक स्लैब होता है जिसे कहते हैं प्राइस, उसमें वो मार खा रहा था कंपटीशन में, वरना प्रोडक्ट्स में कुछ कुछ में जान अच्छी डाली थी। लेकिन अगर हम बात करें मिसेस की क्या रही, तो निमेश आपको क्या लगता है इस साल का ओप्पो की मिसेस क्या रहे? ओप्पो की मिसेस शायद उनकी हम कहें वो ज्यादा शांत रहे शायद। उनकी तरफ से हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपेक्टेशन पिछले साल देखिए तो संदीप काफी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया था। ये मोबाइल फोन्स का जो बाजार होता है, इसमें हाइप नाम की चीज बहुत काम करती है। अगर आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं, अगर आप दिखाते हैं हम ये सब करने में सक्षम है, तो अगले साल इंसान और भी एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ अब कोइंसिडेंस देखिए, अब आपके पास आंकड़े हैं, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन अगर आप देखिएगा तो साल के शुरू में ओप्पो के 2020 में साल के शुरू में रिलीजेस आ रहे थे। रेनो 3 जो था शायद मार्च के आसपास आया था, रेनो 3 प्रो मार्च के आसपास आया था। लेकिन उसके बाद जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो हमने सुना था कि ओप्पो की फैक्ट्री में कुछ इश्यूज हुए थे, कुछ लोगों ने ताले वाले इत्यादि लगाए थे, कुछ कंट्रोवर्सियां हुई थी, सप्लाई चेन इश्यूज हुए थे। तो उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़े से ये धीमे पड़ गए, या अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं उनके साथ कोप कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल अगर आपको याद होगा, हाई एंड पे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनकी ए सीरीज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इस साल A53 ने शायद अच्छा परफॉर्म किया लो एंड पे, लेकिन हाई एंड पे वो जो क्लासिक फोन हम लोग कहते हैं ना कि आपको रिव्यू अच्छा मिल गया लेकिन या तो बाजार में पहुंचा नहीं या लोगों ने खरीदा नहीं, उस सिचुएशन में थोड़ा अटके। तो मुझे लग रहा है एक तरह से गैप ईयर हमारे यहाँ जो होता है ना जी, कॉलेज में होता था, थोड़ा सा वैसे हुआ है कि भाई जनाब आ गए, 5-6 क्लासेस बैठ गए, मार्केट शेयर को उतना धक्का नहीं लगाया, अभी भी टॉप 5 में है ओप्पो, तो उतना धक्का नहीं लगा, थोड़ा सा गैप ईयर की तरह की चलो भाई थोड़ा देख रहे हैं, आशा करते हैं अगले साल कुछ और करेंगे। दीपक, आपके मुताबिक ओप्पो की क्या मिसेस रहे हैं इस साल में? काफी हद तक सहमत हूं जो निमेश ने बोली, थोड़े से मिसेस ज्यादा रहे हैं ओप्पो के लिए। थोड़ी लॉन्च फ्रीक्वेंसी और जो पूरा स्पेक्ट्रम है प्राइस रेंज का, वो बहुत स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लैगशिप की बात करें, फाइंड X2 इस साल लॉन्च किया था, आई थिंक 64,990 प्राइस पॉइंट पे। उसके साथ में फाइंड X2 प्रो लॉन्च करने की बहुत चर्चा थी, बट इवेंचुअली वो फोन मार्केट में नहीं लॉन्च हुआ। अगर हम पूरे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को भी देखें तो नॉर्मली लास्ट ईयर तक ओप्पो और वीवो दो ब्रांड हैं जो एक तरह से हेड टू हेड रहे हैं। एक फोन लॉन्च किया ओप्पो ने तो सिमिलर ही प्राइस पॉइंट में और सिमिलर फीचर्स के साथ वीवो ने भी किया, बट इस साल मुझे लगता है अगर आप वीवो से कंपेयर करें तो ओप्पो थोड़ा पीछे लगता है। वीवो सीम्स टू हैव जंप्ड अहेड थोड़ा सा, और उसकी हम लोग सेपरेटली बात भी करेंगे डिटेल में कि वीवो की क्या सिचुएशन रही, बट लेकिन ओप्पो और वीवो दो ब्रांड्स रहे हैं जो दोनों ही एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन और कैमरा, ये दो चीजों में उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। लेकिन ओप्पो इस बार कहीं इन दोनों सिनेरियोज में ज्यादा उभर के नहीं आया, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा मिस है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा सा है ही है कि अगर आप और कंपटीशन को कंसिडर करें, अल्टीमेटली लोगों के पास पैसा तो उतना ही है कि आप बजट इतना आपने डिसाइड किया, आप उतने में आप फोन खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, और आप डिसाइड करेंगे कि इतने पैसे में मुझे बेस्ट क्या मिलता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। राइट। और मुझे निमेश, दीपक, मुझे ये लग रहा है कि इस साल पे एक चीज जो बड़ी क्लियरली समझ में आ रही थी वो ये आ रही थी कि ओप्पो कहीं ना कहीं रियलमी और वन प्लस के बीच में फंस गया, क्योंकि तीनों की तीनों कंपनियां बीबीके की हैं। अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि हम एंट्री लेवल या मिड एंड सेगमेंट में ट्राई करें या अप एंड में करें। अप एंड में टॉप सेगमेंट में ओप्पो का होल्ड, वन प्लस का होल्ड थोड़ा ज्यादा बेटर था, तो उनको टक्कर दें। और दूसरी चीज मुझे लगी कि इस साल उन लोगों ने डेफिनेटली फोन्स में तो कोई मेजर ऐसा लगा नहीं कि जहां पर उन्हें पूरी एनर्जी लगा दी हो, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में काफी जोर देने की कोशिश की इस साल में। लेकिन मेरे हिसाब से वो उनकी कमजोर कड़ी भी बनते हुए नजर आई, क्योंकि जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या हो रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग पुश कर रहे थे वो लोग रियलमी के भी फोन बनाते हैं और वन प्लस के ही बनाते हैं,
तो अगर कोई भी दिक्कत हो रही थी तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट रियलमी पे भी पड़ रहा था और वन प्लस पे भी मिल रहा था, क्योंकि वन प्लस का एक फोन था जो उसका काफी डेंजरस तरीके से शिकार हुआ था। उसके बारे में हम वन प्लस के रिपोर्ट कार्ड में बात कर लेंगे। लेकिन मुझे ये लगा कि इन लोग का जो थोड़ा फोकस था हिला हुआ था, और डिवाइस में जो एक क्लियर कट फोकस लास्ट ईयर पे दिख रहा था, जैसे कि रेनो सीरीज के साथ, कि हम लोग कैमरा पे दम देंगे और प्राइस अच्छा देंगे, इस साल कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा चीज हिलती हुई नजर आई। तो फिर जब हिट्स एंड मिसेस के बाद बात कर लेते हैं कि बेस्ट डिवाइसेस ओप्पो की इस साल की क्या रही। लेकिन उससे पहले हमारे स्पॉन्सर इंडस ओएस की तरफ से एक मैसेज सुन लीजिए। भारत का अपना ऐप स्टोर इंडस ऐप बाजार ऐप डेवलपर्स को दिलाता है एक बराबरी का मौका, दुनिया भर के प्रसिद्ध ऐप डेवलपर्स के बीच अपनी एक पहचान बनाने का। अपने ऐप को कीजिए हमारे पोर्टल में पब्लिश बिना किसी शुल्क के और पहुंचाइए उसे 10 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय उपभोक्ताओं तक उनकी अपनी भाषा में। मशीन लर्निंग के उपयोग से हम आपके ऐप्स को पहुंचाएंगे सबसे उचित उपभोक्ता तक एवं हमारे डीप डेटा इंसाइट्स आपको दिखाएंगे अपनी ऐप्स का परफॉर्मेंस रियल टाइम में। तो आइए जुड़िए इंडस ऐप बाजार से और बनिए हिस्सा भारत के उज्जवल आत्मनिर्भर भविष्य का। तो फिर बारी आ गई है बात करने की कि ओप्पो के इस साल की धमाकेदार डिवाइसेस कौन सी रही। दीपक, आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सी रही ओप्पो की तरफ से इस साल में? नो डाउट मुझे लगता है कि फाइंड X2 जो उनका फ्लैगशिप था काफी वेल राउंडेड इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स और डिजाइन, हाई एंड सारी एस्पेक्ट्स में, चाहे आप बेसिक एस्पेक्ट्स लें और फ्लैगशिप प्रोसेसर, कैमराज, रैम, स्टोरेज, सारे एस्पेक्ट्स में बहुत ही स्पेशल डिवाइस लगता है। प्राइसिंग मुझे लगता है थोड़ा सा अगर बेटर हो सकती तो वो फोन इंटरेस्टिंग हो सकता था, और साथ में अगर प्रो मॉडल भी आ जाता। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि फाइंड X2 ओप्पो की रेंज में काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। राइट, तो फाइंड में ओप्पो के लिए नंबर फाइंड कर लिए हैं नंबर 1 पे, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि शायद थोड़ा सा प्राइसिंग ठीक कर लेते तो शायद मार्केट के नंबर्स में भी वो इंटरेस्टिंग जंप नजर आती। लेकिन अगर मिड सेगमेंट की बात कर लें, मुझे लग रहा था कि F15 ने थोड़ा अच्छा डिवाइस था। प्राइसिंग थोड़ी सी अगेन वो इशू था कि प्राइसिंग हिली हुई थी, लेकिन डिवाइस अच्छा था, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया था और मेरे ख्याल से वो बिका भी काफी अच्छा था, नंबर्स काफी अच्छे आ रहे थे उनके। इसके अलावा निमिष, आपको कौन सा लगता है कि कौन सा तीसरा डिवाइस होना चाहिए लिस्ट में? मैं अगर डिवाइस देखा जाए बेस्ट डिवाइस तो दीपक के साथ पूर्णतः सहमत हूं मैं। फाइंड X2 एक्सेप्शनल डिवाइस थी, ओप्पो की स्टैंड आउट डिवाइस थी। F15 मिड सेगमेंट में था, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना मिड सेगमेंट में वो कईयों में से एक था। मिड सेगमेंट 2020 में जैसे हम सारे रिपोर्ट कार्ड्स में देख रहे हैं, मिड सेगमेंट 10 से 25 या 30 हजार तक मैं कह दूंगा, भीड़ तो भीड़ ही थी। लोग कहते हैं भारत में जनसंख्या बहुत थी, यहाँ तो फोनों की संख्या भी वैसी ही थी, भयंकर रूप में संख्या थी। तो मैं डिवाइस की बात नहीं करूंगा, मैं इनके कलर ओएस के बारे में बात करूंगा। मैं कहूंगा उनके लिए ये खास बात है, क्योंकि पहली बार हमने देखा इस साल, जबकि काफी लोग कहते हैं एंड्रॉइड स्किन्स के बारे में, लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी बात नहीं है, एड्स बहुत आते हैं, क्लटर बहुत होता है, तो ओप्पो ने काफी एग्रेसिवली अपनी कलर ओएस 11 स्किन को पुश किया था एंड्रॉइड 11 पे, और एक ऐसे टाइम पुश किया था जब एंड्रॉइड 11 काफी डिवाइसेस पे था नहीं संदीप, मात्र शायद पिक्सल पे था सर, शायद केवल पिक्सल पे था, उस समय उन्होंने पुश किया था। और ये मुझे लग रहा है काफी अच्छा मूव है उनके द्वारा, क्योंकि ओप्पो का सॉफ्टवेयर एक्चुअली काफी अच्छा है। आपने दीपक ने दोनों ने काफी यूज किया होगा। उनकी फोटोग्राफी, उनकी कैमराज इसलिए इतने अच्छे हैं क्योंकि उनके साथ आपको शूट करने के इतने ऑप्शंस मिलते हैं। काफी सपाट सॉफ्टवेयर है, उतने एड्स नहीं है जितना कहीं हम लोग सॉफ्टवेयर में देखते हैं, तो काफी क्लीन सॉफ्टवेयर है। तो मैं कहूंगा फाइंड X2 तो डेफिनेटली उनकी डिवाइस थी, लेकिन उनकी खास अगर मैं कहूंगा सबसे बेहतर हिट कौन सा था इस साल, तो मैं कहूंगा कलर ओएस 11। वैसे अभी रोल आउट कर रहा है, बाकी सब डिवाइस यही पहुंचा दीजिए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर एक डिवाइस का और नाम लेना होगा एंट्री लेवल सेगमेंट में, आप किसका नाम लेंगे? ए सीरीज में A53 आया था संदीप, उसे आप एंट्री लेवल मानिए या क्या लेवल मानिए मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सॉलिड फोन था। और मुझे एक अजीब बात जो कई लोगों ने नोट की इस बार की,
ओप्पो ने शायद ऑफलाइन और ऑनलाइन, जैसे बाकी सब जो थे ना, जैसे वीवो ऑफलाइन पे ध्यान दिया, सैमसंग ने ऑनलाइन पे ध्यान दिया, Xiaomi दोनों तरफ थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करा था। इस बार नोटिसेबल बात ये थी संदीप की ओप्पो दोनों में से किसी तरफ पे बहुत ध्यान नहीं दे रहा था। लग नहीं रहा था कि बहुत जोर दिया है, ये नहीं कह रहा हूं ध्यान नहीं दे रहा था, शायद गलत शब्द है, लग नहीं रहा था कि कहीं पुश किया है। लेकिन A53 की परफॉर्मेंस जहां तक मुझको याद है काफी सराही गई थी, और सपाट फोन था, अपनी तरह का ठीक ठाक फोन था। अगर आप ऐसी कैटेगरी में सर्वाइव कर सकते हैं जहां Xiaomi है, Realme है, Samsung है, आप पे कुछ खास होगा। अगर अगर अब हम बात करें कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है निमिष 2021 में हम ओप्पो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? संदीप बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि बाकी ब्रांड्स में तो आपको, जैसे हमने कहा ना, आपने एक्टिविटी काफी देखी है तो एक ट्रेंड पता चल जाता है। ओप्पो में ये कहना थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने लॉन्च प्लान किए थे, पोस्टपोन किए थे। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो दीपक ने भी नोट किया होगा, इस साल ओप्पो ने बाकी सेगमेंट्स में, मोबाइल सेगमेंट्स में, मोबाइल एक्सेसरीज में काफी ध्यान दिया है। उनके ऑडियो प्रोडक्ट्स एकाएक बहुत आने लगे हैं, उनके पावर बैंक्स आने लगे हैं। तो क्या 2021 में होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दिल ये चाहता है कि ये जो प्रोटोटाइप हमको दिखा रहे हैं, रोलिंग डिस्प्ले इत्यादि, उनमें से कोई कुछ पहुंच जाए। हमने सुना है 100 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग उनकी तरफ से आ रही है, उसमें से कुछ आ जाए। लेकिन मैं तो ये कह दूंगा भैया, फाइंड X2 Pro कभी ना कभी तो ले ही आइए और थोड़ा अपग्रेड करके ले आइए। मैं कहूंगा मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है इस समय फ्रैंकली। अगर 2019 टाइप का मोमेंटम पुनः आ जाए तो बढ़िया बात होगी। बिल्कुल। दीपक, आपको क्या लगता है 2021 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ओप्पो से? संदीप, आई थिंक निमेश ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट याद दिलाया, वो है ओप्पो का वेंचर इस साल में जो रहा ऑडियो एक्सेसरीज में। और आप किसी भी ऑडियो एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, जितने लोगों से मैंने बात की है, सब लोग ओप्पो के एनको सीरीज जो ईयरफोन्स हैं, दोनों ही जो नेक बैंड है और ट्रूली वायरलेस कैटेगरी में, उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और वो वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस हैं, ग्रेट ऑडियो क्वालिटी। तो मोर देन फोन्स, ऐसा लगता है कि अब थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम इस सेगमेंट में ओप्पो से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी शुरुआत रही है, बहुत ही प्रॉमिसिंग शुरुआत रही है। होपफुली 2021 में हमें और भी इंटरेस्टिंग डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, एक्सेसरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू फॉर मनी भी हो, अच्छी साउंड क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट। जहां तक स्मार्टफोन्स की बात करें, जो कोर फोकस एरिया है, वहां पे मुझे लगता है, मैं आपको एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता सकता, बट कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेशंस और वेल डिफरेंशिएटेड अगर कुछ हमें डिवाइसेस मिल जाएं जिनकी प्राइसिंग अच्छी हो और अपने सेगमेंट वो स्टैंड आउट करें, तो वो एक्सपेक्ट करना ओप्पो से शायद जायज हो। उम्मीद रख सकते हैं कि मे बी दे कैन गेट देयर एक्ट टुगेदर, थोड़ा सा कुछ स्ट्रैटेजी अच्छी सी बना के मिड सेगमेंट में, फ्लैगशिप सेगमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग डिवाइसेस लेके आए जो अपने सेगमेंट में स्टैंड आउट हों और बहुत अच्छे तरीके से दूसरे राइवल्स के साथ वो compete कर सकें, ताकि हम एक्सपर्ट लोग, जब लोग पूछते हैं रिकमेंडेशंस या रिव्यू में, लिखें कि ये देखिए ये डिवाइस अच्छा है। और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर मैं सबसे बड़ा चैंपियन था ओप्पो के लिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ओप्पो का 10x जूम डिवाइस रिकमेंड किया था, क्योंकि उस सेगमेंट में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस था। लेकिन इस साल मुझे ओप्पो का कोई डिवाइस रिकमेंड करने को नहीं मिला। मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद अगले साल में मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और निमेश और दीपक, मुझे यही लगता है कि अगले साल, मुझे लगता है ओप्पो शायद थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेगा अपने सेगमेंट में। वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं हर एक सेगमेंट में घुसूंगा, टॉप सेगमेंट में डेफिनेटली वो फोन्स लेकर आएगा, इनोवेशंस दिखाएगा, क्योंकि फ्लैगशिप में हमेशा वो ट्राई करते हैं दिखाएं कि हम मार्केट में हम कर क्या सकते हैं, वो तो करता ही रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 हजार के सेगमेंट में नेक्स्ट ईयर ओप्पो थोड़ा सा पुश करेगा, क्योंकि उससे नीचे के सेगमेंट में वो सीधे सीधे उस सेगमेंट में घुसेगा जहां पर रियलमी काफी मजबूत दावेदार बनते जा रहा है। तो मे भी शायद उस सेगमेंट में थोड़ा सा ढील छोड़ देगा कि रियलमी भैया आप कर लीजिए जो करना है। ये 15 से 20 वाला सेगमेंट है जो इस टाइम पे अगर देखेंगे थोड़ा सा डिवाइसेस मार्केट में है, लेकिन थोड़ा है,
थोड़े की और गुंजाइश है इसमें, और शायद ओप्पो इस पे कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, निमिष को और दीपक को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।